अद्विक क्लासेस मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुपर टेट के अध्ययन के इस क्रम में आज हम बाल विकास जो आपका सब्जेक्ट है, जहां से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें सिर्फ 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने वाले हम। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम रहने वाला बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले मैंने यहाँ तक एक ये पढ़ा भी दिया था, लेकिन हम फिर से दोबारा से इसको रिपीट करेंगे और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ये देख सकते हो इस तरीके से, जो कि हमने लिखा हुआ खुद से हाथों से लिखा है और जो भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं कंप्लीट लिख दिया है। ऐसे समझ लो कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। तो चलिए हम आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने इस क्लास को शुरू करें। उससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि फिर आप भूल जाते हैं। और सीटेट के लिए क्लासेस भी आज से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट हो जाता कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक मतलब ऐसी चीजें जो बालक के विकास को प्रभावित करने वाली हों, तो इस चैप्टर में हम उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो एक एक चैप्टर होते हैं ना, और देखा होगा कोचिंग में 3-3, 4-4 दिन चलाते, मतलब एक एक 1.5-1.5 घंटे की 4-4 क्लास होती हैं, 5-5, 6-6 हो जाती हैं, तब एक चैप्टर खत्म होता। लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा डीप वो ले जाते हैं, उतना ज़्यादा डीप जाना नहीं रहता और इस एक वीडियो में ही इस चैप्टर को खत्म करेंगे और पूरा समझ में भी आएगा। तो वीडियो अगर शुरू कर दिया तो एंड तक देखिए, जिससे कि आपका जो भी चीज़ें वो क्लियर होती चले। आया समझ में? बाकी यहाँ पे हमने इस जो नोट है ना, इसमें नोट्स में हमने आपका बाल विकास का ये चैप्टर नंबर 1 है, व्यक्तित्व विभिन्नता, उसको लिखा है और दूसरा आज हो जाएगा। इसके साथ साथ इसी में कंप्लीट जीवन कौशल भी है, देख सकते हो ये सभी 6 चैप्टर जीवन कौशल के भी लिखे हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा नंबर है 8077335992 8077335992। तो ये कंप्लीट सुपर टेट के नोट्स आपको सिर्फ 300 रुपए में और सी टेट के सिर्फ 200 रुपए मिल जाएंगे, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। चलिए हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद है नहीं हमारा। देखो, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न कारक होते हैं, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बुद्धि, कोई भयंकर चोट लग जाना या कोई रोग हो जाना, पोषाहार, प्रजाति, शुद्ध वायु एवं प्रकाश। ये सब चीजें बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। और ये तो थोड़ी सी लिखी हुई हैं, बल्कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। तो देखो, वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम यही है जो लक्षण माता पिता से संतानों को मिलते हैं जीन्स के द्वारा, जो माता पिता की विशेषताएं या अपने पूर्वजों की विशेषताएं बालकों को मिलती हैं, यही वंशानुक्रम होता है। वातावरण, ये एनवायरमेंट, जैसा एनवायरमेंट बालक को मिल जाए, जैसे एनवायरमेंट मतलब अच्छे एनवायरमेंट में रहेगा तो बालक अच्छा बनेगा और गलत एनवायरमेंट में रहेगा तो बालक भी गलत ही बनता है। एनवायरमेंट की एक बड़ी भूमिका होती है बालक के विकास में, बहुत बड़ी भूमिका होती है। कहीं ना कहीं वंशानुक्रम की इतनी भूमिका नहीं होती है जितनी वातावरण की भूमिका होती है। ठीक है, क्योंकि वॉटसन कहते हैं कि हमें कोई भी बालक दे दो और आप उसे जो बता दो हम वो बना देंगे। डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट, जुआरी, शराबी, जैसा बता दो वो बना देंगे। तो सीधी सी बात है कि वातावरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी लैंगिक दृष्टिकोण भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि बालिकाओं का विकास अलग तरीके से होगा, बालकों का अलग तरीके से होता है। उनकी जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। बुद्धि तो करती ही करती है, और चोट वोट लग जाना ये भी बालक के विकास को प्रभावित कर देगी। अगर कोई रोग हो गया बालक को तो यहाँ से भी दिक्कतें वाली चीजें हैं, ये भी करती हैं। पोषाहार, बालक को कैसा खाने के लिए मिल रहा है, पौष्टिक भोजन मिल रहा है तो बालक का शारीरिक विकास है ना वो अलग तरीके से होगा। और अगर शारीरिक विकास बहुत अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं मानसिक विकास भी शारीरिक विकास के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होगा। तो पोषाहार ये करता है काफी ज्यादा इफेक्ट। प्रजाति और शुद्ध वायु, एनवायरनमेंट में वायु प्रकाश वगैरह शुद्ध है या नहीं, ये चीजें भी करती हैं। चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। बाकी हम आपसे यही कहेंगे कि देखो, पढ़ने के बहुत तरीके होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का अध्ययन करिए, क्योंकि किताबों से नौकरी लगती है। यूट्यूब चैनल से इतनी ज़्यादा वो चीज़ें इफेक्टिव नहीं रहती हैं। जो भी चैनल वाले होते हैं कहीं ना कहीं वो आपका टाइम पास ही कर रहे होते हैं, वही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। कोई भी आप किसी भी सेशन में देखो जाके वही चीज़ें बार बार रिपीट, क्योंकि वो भी आप अपना वो बनाता है। हर कोई देखो अपना देखता है। देखो, मैंने आज ये चैप्टर पढ़ा दिया तो आज ये इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा, या तो ऐसे पढ़ाया जाए
हैं, या फिर आपको खुद पता है ना कि जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो अलग बच्चे हैं। यूट्यूब पे तो देखो भीड़ है, 8,000 वैकेंसी के लिए यूट्यूब पे 8 लाख लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं, किताबें बेस्ट रहती हैं हमेशा। या फिर कोई आप देखो बड़े हो चुके हो, अपना चुनाव करो कि हमें कहाँ पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, मतलब कहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा है। टाइम सबसे बड़ी चीज है। अगर आप कोई वैकेंसी आई और आपने इधर उधर महीने 2 महीने निकाल दिए गलत जगह पढ़ के, तो फिर आप उसकी रिकवरी नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं उस वैकेंसी से आप ऑलमोस्ट बाहर हो। तो इतना बताएंगे कि ऐसी जगह पढ़िए जहां पे आपके समय की बर्बादी ना हो, चीजों की पुनरावृत्ति बार बार ना हो रही हो, दोहराया ना जा रहा हो। अभी ये क्वेश्चन करा दिया, 2 दिन बाद फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही, ऐसा नहीं। चलो सबसे पहले हम वंशानुक्रम को देखते हैं। वंशानुक्रम होता क्या, इसे इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं। ओके, तो मैंने बताया वंशानुक्रम वही है जो आपको माता पिताओं से जो भी चीजें पैतृक रूप से प्राप्त होती हैं। चलिए देख लेते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, यहाँ से परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं जनरली हैं। तो परिभाषाओं को हम पहले देखते हैं। BN झा की परिभाषा कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। और ये परिभाषा 1-2 बार नहीं, कई बार पूछी जा चुकी है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग, ये किसने कहा, BN झा ने कहा। जो इंपॉर्टेंट है वही हमने आपकी 5 परिभाषाएं ली हैं। और एक जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। तो माता पिता की जो विशेषताएं हैं वो संतानों को मिल रही हैं, यही वंशानुक्रम है। रूथ बेनेडिक्ट महोदय क्या कहते हैं, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। माता पिता से जो संतान को गुण प्राप्त होते हैं उनका नाम क्या है, वंशानुक्रम। गाल्टन क्या कहते हैं, व्यक्ति की महानता का कारण वंशानुक्रम होता है। और ये सर फ्रांसिस गाल्टन है, यहां से सुपरटेट में क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है। इनकी एक पुस्तक है हेरिडिटी जीनियस, तो सुपरटेट में क्वेश्चन आया था हेरिडिटी जीनियस किसकी पुस्तक है, तो गाल्टन की ही है। और इस पुस्तक में उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया हुआ था। बाकी वुडवर्थ की परिभाषा देख लेते हैं। वंशानुक्रम में भी सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, मतलब जीवन का आरंभ करते समय, बालक के जन्म के समय नहीं, बल्कि जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। कितनी बढ़िया परिभाषा, नहीं समझ में आया दोबारा समझाते हैं। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं, कौन सी, जो जीवन का आरंभ करते समय, मतलब जीवन का आरंभ कब हो रहा, जब बालक गर्भ में आ रहा तब से, जन्म के समय नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि जीवन का आरंभ बालक के जन्म से हुआ, नहीं, बालक के पेट में, जब माँ के पेट में तब भी तो बालक स्वस्थ है, जिंदा है, तो वहां से जीवन का आरंभ होता। तो लगभग 9 माह पूर्व जब गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी, वो सभी वंशानुक्रम में बातें आ जाती हैं। ओके, तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परिभाषा आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। अर्थात वे सभी गुण जो बालक को अपने माता पिता या वंश परंपरा से जन्मजात प्राप्त होते वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। आगे होगा समझ में, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, क्या वंशानुक्रम क्या है, तो थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बता देते हैं। यहां से क्वेश्चन आ जाता है। देखो, फीमेल के यहाँ से अंडाणु और जब मेल के यहाँ से स्पर्म, जो ये ओवम और स्पर्म ये चीजें मिलती हैं, तो आपका यहाँ पे जाइगोट बनता है। क्या जाइगोट है, इन दोनों के मिलन से जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे संयुक्त कोष बोलते हैं जाइगोट को। और जाइगोट में जब ये ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया होती है, ब्लास्टोसिस्ट मतलब कोष के विभाजन, तो कोष के विभाजन ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। क्या, भ्रूण का निर्माण होता है। अब देखो, हम पढ़ते हैं मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी बोल दो या फिर 46 बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ से 23 गुणसूत्र आते हैं फीमेल के यहाँ से, और 23 आते हैं मेल के यहाँ से। तो इस तरीके से ये आपके 46 गुणसूत्र बन जाते हैं। ओके, अब एक ये चीज कई बार पूछी जा चुकी है कि भ्रूण अवस्था जो होती है ये कितने चरणों में होती है, तो 3 चरणों में होती है। डिंबावस्था, फिर पिंडावस्था, फिर भ्रूणावस्था। ये सीक्वेंस आप याद कर लो, ये चीजें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम खुद 11 बार टेट के एग्जाम्स निकाल चुके हैं, तो हमें पता कि कौन कौन सी चीजों से हमारा सामना हो चुका है बाल विकास में, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आगे देखो, ये 23 जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं ना, इसमें 22 और 22 क्रोमोसोम्स तो समान होते हैं, इनको ऑटोसोम्स बोला जाता है। 22 क्रोमोसोम्स महिला की तरफ से, 22 पुरुष की तरफ से, तो 44 क्रोमोसोम्स समान होते हैं, तो इनको ऑटोसोम्स बोलते हैं। ये दोनों लोगों में समान होते हैं, कैसे, एक्स और एक्स। ओके, अब एक चीज और बता देते हैं, फीमेल के क्रोमोसोम्स जो लिंग निर्धारित क्रोमोसोम्स होता है 23वां, वो एक्स होता है, जबकि मनुष्य में ये मेल में XY होता है। ठीक है, अब अगर मेल का एक्स इधर गया तो XX बन जाएगा, तो लड़की पैदा होगी, और अगर मेल का Y क्रोमोसोम्स इधर गया तो XY बन जाएगा, तो फिर लड़का पैदा होगा। तो पूरी तरीके से लिंग का निर्धारण पुरुष पर निर्भर होता है, ना कि माता पर। ओके,
अगर बाई क्रोमोसोम्स इधर मिलेगा, देखो महिला के पास तो एक्स एक्स ही है, लेकिन पुरुष के पास एक बाई है। अगर बाई ये इधर से मेल खाएगा तो आपका लड़के का लिंग होगा, और अगर एक्स ही जाएगा तो फिर लड़की होगी। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। जो देखो 22 ही ऑटोसोम्स होते हैं, ये दोनों में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है ये लिंग निर्धारित क्रोमोसोम्स होता है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। देखो पुरुष में ये एक्स वाई के रूप में होता है और महिला में एक्स एक्स के रूप में होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र से मिला तो लड़की, और पुरुष का बाई गुणसूत्र अगर महिला के एक्स गुणसूत्र से मिला तो लड़का पैदा होगा। ये हम आपको पहले ही बता ही चुके हैं। आगे देखते हैं। क्रोमोसोम्स पर जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स पर जीन्स पाए जाते हैं, और प्रत्येक जीन्स में 40 से लेकर 300 तक लक्षण मौजूद रहते हैं। आए समझ में? तो अगर कहा जाए, क्वेश्चन कई बार ये भी आ चुका कि पैतृक गुणों का वाहक कौन होता है, तो जीन्स होते हैं। जीन्स लगा देना आप, ठीक है, GENES। क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स वगैरह कुछ मत लगाना, जीन्स लगाना। तो देखो जीन्स पाए जाते हैं तो लक्षण मौजूद होते हैं। तो अब हमने देखा क्या, अतः हमने देखा कि किस प्रकार एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रहे हैं। क्या? हस्तांतरित हो रहे हैं। इसे ही वंशानुक्रम कहा जाता है। आगे समझ में वंशानुक्रम क्या? माता पिता या पूर्वजों की जो विशेषताएं हैं, आपने देखा होगा जैसा माता पिता होते हैं वैसे ही बालक होते हैं, तो यही वंशानुक्रम होता है। ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं, बस इतना पढ़ो कि हमारा काम हो जाए। मानव में शिशु का लिंग निर्धारण पिता के क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है। बालक यहाँ पे लिखो, मानव नहीं, बालक लिखो तो ज्यादा उचित है। बालक में शिशु का जो लिंग निर्धारण होगा वो क्रोमोसोम्स पर निर्भर करेगा, ना कि माता के, क्योंकि मेल के पास बाई गुणसूत्र होता है और फीमेल के पास एक्स एक्स ही होता है। एक्स अगर मिलेगा तो लड़की, और बाई अगर एक्स से मिलेगा तो लड़का होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वंशानुक्रम के नियम, ये जो 3 चीजें ये इस चैप्टर में लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल चांसेस हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। बाकी सीटेट सुपर टेट के अलावा अगर कोई टेट का एग्जाम भी आप दे रहे हो, किसी भी राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो वहां पे यहाँ से हर बार क्वेश्चन आना देखो कन्फर्म होता ही होता। तो चलो अब हम इनको करते हैं। वंशानुक्रम के 3 तो प्रमुख नियम होते हैं, बाकी और भी नियम होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो 3 प्रमुख नियम है उनको हम देख लेते हैं। पहला है समानता का नियम। क्या? समानता का नियम। तो ये नियम क्या कहता है? माता पिता के समान संतान का प्राप्त होना ही समानता का नियम है, और ये नियम सोरेनसन ने दिया था। किसने? सोरेनसन ने। माता पिता के समान संतान कैसी? तो ऐसी, देखो बुद्धिमान माता पिता की संतान भी बुद्धिमान होगी, तो ये समानता का नियम है। मतलब जैसे माता पिता आपके होंगे वैसे ही आपके बालक होंगे, तो ये आपका समानता का नियम के अंतर्गत आएगा। अगर गोरे माता पिता हैं तो गोरे बालक, गोरे बच्चे पैदा होंगे, ये समानता का नियम कहता। माता पिता लंबे हैं तो बालक भी लंबे हैं, तो ये समानता का नियम है। आए समझ में? जैसे माता पिता वैसे बालक, समानता का नियम। अब दूसरा देखते हैं विभिन्नता का नियम। तो इसमें क्या है कि बच्चे बिल्कुल अपने माता पिता जैसे 100% नहीं हो सकते, उनमें थोड़ी सी भिन्नता अवश्य होती है, यही विभिन्नता का नियम कहते हैं। तो इस नियम में क्या है? विभिन्नता के नियम में या भिन्नता के नियम में, ये भिन्नता का नियम भी कहलाता। देखो 100% एज इट इज माता पिता की कॉपी तो बालक नहीं होते ना, बच्चे जो है माता पिता के थोड़े बहुत विपरीत तो हो ही जाते हैं, ये चीज है। तो ये विभिन्नता के नियम में आता है। जैसे माता पिता कभी कभी बहुत उच्च बुद्धि स्तर के हैं, लेकिन बालक हल्के से उनसे थोड़े कम है, मतलब थोड़े से एवरेज हैं, तो ऐसी हो जाती है कई बार है। क्योंकि हमने देखा कि जो आपके सचिन तेंदुलकर है, उनके जो बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर, उतने अच्छे क्रिकेटर नहीं बन पाए, है ना। तो ये थोड़ी सी विभिन्नता है, यही कहेंगे ना हम, है? तो इस तरीके से जैसे माता पिता आपके बिल्कुल एकदम गोरे हैं, लेकिन बालक कभी कभी सांवले हो जाते हैं, एज इट इज नहीं होते, तो ये विभिन्नता का नियम कहलाता। आगे समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा देखते हैं, ये होता है प्रत्यागमन का नियम। माता पिता की विशेषताओं के विपरीत विशेषताओं वाले बच्चों का पैदा होना ही प्रत्यागमन का नियम कहलाता। ये नियम क्या कहता? जैसे देखो यहां पे समानता में क्या था? जैसे माता पिता वैसे बालक। भिन्नता या विभिन्नता में क्या था? माता पिता जैसे उनसे बालक थोड़े बहुत अलग हो जाएंगे, लेकिन माता पिता की विशेषताएं भी हैं इनमें। लेकिन प्रत्यागमन के नियम में क्या है कि माता पिता से बालक बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, है समझ में। अगर माता पिता बहुत निम्न स्तर की बुद्धि रखते, मतलब बुद्धि लब्धि उनका बहुत कम है, और इसमें होगा क्या कि माता पिता से बालक बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। बालक मान लो बहुत बुद्धिमान निकल गई और माता पिता निम्न स्तर के थे। या इसमें प्रत्यागमन में क्या आएगा कि माता पिता आपके लंबे हैं तो बालक बिल्कुल गंठे हो गए, ठीक है। या माता पिता काले हैं तो बालक एकदम से गोरे हो जाते हैं। देखा होगा आपने कि माता पिता काले और बालक एकदम से गोरा, तो ये प्रत्यागमन का नियम कहलाता।
आगे समझ में तीनों, समानता में बालक माता पिता के समान होगा, भिन्नता में माता पिता से थोड़ी सी विशेषताएं अलग हो जाएंगी, और प्रत्यागमन में बालक माता पिता से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों नियम है, आ गया होगा समझ में। आगे देखते हैं हम, क्योंकि आगे हमें चलना है और निरंतर बढ़ते रहना है। हमारी जो वैकेंसी है इस बार प्रबल चांसेस हैं आने के, और उसमें आपका जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है सीजेपी, इसने बड़ी भूमिका अदा करी है। क्योंकि मानो या ना मानो, देखो लीडर्स दबाव में आए हैं, हल्के ही सही लेकिन दबाव है, तो अब हो सकता है कि बड़ी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाए उत्तर प्रदेश में। बीज कोष अथवा जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत ये बीजमैन ने दिया था, ये वंशानुक्रम का नियम है। इस नियम में क्या बात की जाती है, तो इस नियम के अनुसार बीज कोष जो होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जो उसको उसके पिता से मिलता है, मतलब जो बालक को उसके पिता से मिलता है। ये क्या कहा जा रहा कि बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता कि बीज कोष जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता, जो बालक को उसके पिता से मिलता। और बीजमैन का ये नियम है, ये बीजमैन के अनुसार क्या, हम सभी के अंदर बीज कोष में एक जेनेटिक कोड होता है, और यही जेनेटिक कोड हम अगली पीढ़ियों में ट्रांसफर करते रहते हैं। आगे समझ में, इतना याद करो, बीज कोष से जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसका, बीजमैन का है ये। ठीक, और इसमें क्या, बीज कोष जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जो कि बालक को उसके पिता से मिलता है, और ये जेनेटिक कोड की बात कौन करते हैं, बीजमैन करते हैं। इतना ही है इंपोर्टेंट, बाकी ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। क्या करोगे आप, इतना याद करो, बीज कोष यानी जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था, बीजमैन ने दिया था। ये तीनों आई गए होंगे, एक बार फिर से आधी मिनट में करते हैं। समानता का नियम मतलब बालक माता पिता के समान, भिन्नता का नियम माता पिता के समान होगा भी और थोड़ा सा अलग होगा, और प्रत्यागमन में माता पिता के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आगे समझ में, इन नियम को पढ़ाने में टीचर जो है ना 2-2 घंटे की क्लास लेते हैं भाई। क्यों लेते हैं, 5 मिनट का टॉपिक है। बीज कोष निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, बीजमैन ने दिया। क्या कहते हैं, जनन द्रव्य लगातार चलता रहता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता, और एक जेनेटिक कोड पाया जाता है जो बालक को उसके पिता से मिलता है, यही है बस। अब आगे और देख लेते हैं, 3 और बचे हमारे ये बस। अगला है अर्जित गुणों के हस्तांतरण का नियम, ये लेमार्क ने दिया था। इसमें क्या कहा जाता कि माता पिता द्वारा जो अर्जित किए जाने वाले गुण होते हैं उनकी संतानों को प्राप्त होते हैं। लेमार्क के अनुसार व्यक्ति द्वारा जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों में संक्रमित कर दिया जाता। उत्पन्न किए जाने वाले बालकों में लिखो यहाँ पे, हैं, उत्पन्न किए जाने वाले बालकों में संक्रमित। देखो इतना याद करो आप, क्या अर्जित गुणों के हस्तांतरण का नियम किसने दिया, ये दिया है आपके लेमार्क ने। इतना याद करो, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब अर्जित गुणों के हस्तांतरण का नियम ये क्या कह रहा है, नाम में ही सब कुछ छुपा। अर्जित गुण मतलब जो गुण हम अर्जित कर रहे उनको हस्तांतरित कर रहे ना अपने बालकों में। अपनी जिंदगी में हम जो भी अर्जित करेंगे वो बालकों में हस्तांतरित कर देंगे, ये लेमार्क कहते हैं। देखो रुपया पैसा धन संपत्ति बनाएंगे तो वो भी बालकों को दे देंगे, लेकिन उससे मतलब नहीं, फिजिकल चीजों से नहीं। यहाँ पे वंशानुक्रम मतलब माता पिता अगर रिसर्च करे, अच्छी बुद्धि लब्धि के हुए, सोच विचार करा, अपनी बुद्धि अच्छी डेवलप करी, शिक्षा उन्होंने अच्छी ग्रहण की, तो कहीं ना कहीं वो चीजें बालकों को भी जाती हैं। देखो शिक्षा भले ही ना पहुंच जाए, लेकिन उठने बैठने सोचने विचारने चाल चलन का तरीका तो देखो बदल जाता है। शिक्षित व्यक्ति के बालक भी शिक्षित व्यक्ति के तरीके से व्यवहार करते हैं। तो यही इस नियम में बताया गया, क्या कि माता पिता जो अर्जित करते हैं ना वो बालकों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ओके, तो यही है, ज्यादा टफ नहीं है बस। अब हम देखते हैं डार्विन का नियम, ये भी पूछा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने निरंतर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलने पर जोर दिया। ये क्या कहते हैं, जो शक्तिशाली होगा वो यहाँ पे जिंदा रहेगा, और जो कमजोर होगा वो दूसरों द्वारा खा लिया जाएगा। सीधी सी बात है, दूसरों द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। तो ये डार्विन कहते हैं, ये बहुत अच्छी चीज कही उन्होंने। बाकी भारत के संदर्भ में तो देखो 100% सही है। ये अगर आप शक्तिशाली है, पैसे वाले हैं, राजनीतिक संबंध है, तो आपको कोई डर नहीं है। और अगर आप थोड़े से पैसे वाले नहीं है या आपके संबंध वगैरह नहीं है, तो प्रशासन और ये कानून ये आपको चबा जाएगा। हैं, एक वो कोट भी है कि कानून एक ऐसा जाल है जिसे शक्तिशाली मकड़ी जो होती है वो फाड़ के आगे बढ़ जाती है। तो ये सही बात है, ऐसा ही है। जो चीजें हैं ना ये गरीब लोगों के लिए ही हैं, बाकी ठीक है। तो डार्विन क्या कहते हैं, शक्तिशाली बनो। अगर आप शक्तिशाली रहोगे, जो परिस्थितियां बदल रही हो उनके अनुसार स्वयं को बदल लो। हैं, जैसे डायनासोर ने अपने आप को स्वयं के अनुसार नहीं बदला, स्वयं को नहीं बदल पाई, इसलिए वो खत्म हो गई। देखा आपने, गिद्ध चील ये जो भी चीजें खत्म हो रही हैं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल नहीं पा रही, ये खत्म हो रही है। यही डार्विन का नियम है। और सबसे इंपोर्टेंट वंशानुक्रम का जो नियम है, आनुवांशिकता का नियम है, मेंडल का नियम। इसको अब हम पढ़ते हैं। मेंडल क्या कहते हैं, इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ हेरिडिटी। आनुवांशिकता का जनक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। आनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है।
और इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। इन्होंने मटर के पौधों पर अपना अध्ययन किया था, ये सब हम जानते हैं क्योंकि साइंस में हमने छोटे क्लास में पढ़ा, कक्षा 3-4 में ही पढ़ लिया था ये चीजें। इनके अनुसार प्रत्येक जाति जो होती है अपने पुराने स्वरूप की ओर लौटने की कोशिश करती है, ठीक है। बाकी मेंडल इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाएगा। इन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया, इतना इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं वंशानुक्रम के रूप में, यहां तक तो पढ़ाई। अब हम एक चीज और बता देते हैं, वुडवर्थ जो है, वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक, ये बालक के विकास यानी डेवलपमेंट को आनुवांशिकता और एनवायरमेंट, इन दो चीजों का गुणनफल बताते हैं, ठीक है। ये आप इक्वेशन याद कर लो, डी मतलब डेवलपमेंट इक्वल हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता, ई इक्वल एनवायरमेंट मतलब वातावरण। तो विकास जो है वो आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है, ये बताते हैं। अब देखो आनुवांशिकता जो होती है तो यहाँ पे कई बार कुछ समस्याएं भी हो जाती हैं। बालकों में जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनके मेल मिलन में दिक्कत हो जाती है, तो वो लाइफ टाइम परेशान करती है। तो यहाँ पे हमने कुछ आपके प्रमुख ऐसी चीज़ों के बारे में बात करी है जो क्रोमोसोम्स के जोड़े में पाई जाने वाली प्रमुख असमानताएं हैं, या प्रमुख मतलब आप इनको दोष भी कह सकते हो, प्रमुख दोष जो है, और बालक को जीवन भर इनका दुख झेलना पड़ता है, तो उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। देखो एक्स एक्स वाई की असमानता, तो देखो पुरुष होने के लिए क्या एक्स और वाई क्रोमोसोम जरूरी है, लेकिन इसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स अतिरिक्त आ गया, देख रहे हो ना। तो क्या होगा, इस अनुसार इस असमानता में पुरुष क्या अप्रजायी हो जाते हैं। ऐसा लड़कों में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम्स होने के कारण होता, और इसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के अंतर्गत क्या आएगा, ये आपका आएगा कि एक्स जो क्रोमोसोम से ये लड़कों में अतिरिक्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ लड़कियों के भी लक्षण नजर आएंगे, क्यों, क्योंकि एक्स वाई से तो लड़का बन गया, अब एक एक्स लड़कियों का अतिरिक्त है तो लड़कियों के लक्षण भी आते हैं। तो इसमें पुरुष अप्रजायी हो जाते हैं, मतलब वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते। एक होता एक्स जीरो की असमानता, तो इसमें क्या होगा, ऐसी समस्या में महिला केवल एक्स गुणसूत्र के साथ पैदा होती है। एक्स जीरो मतलब देखो महिला लड़की होने के लिए एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स चाहिए होते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम्स तो है लेकिन दूसरा है ही नहीं, तो यहाँ पे जीरो हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, महिला केवल एक्स गुणसूत्र के साथ पैदा होती है। इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें महिला क्या बांझ हो जाती है, बांझ होती है मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और महिला होते हुए भी इस सिंड्रोम के कारण उनमें महिलाओं के गुण नहीं पाए जाते। देखो कोई चीज कब बनेगी, साइकिल कब चलेगी, जब उसके 2 पहिए होंगे। अब एक पहिया तो साइकिल नहीं चल पाएगी ना, तो एक क्रोमोसोम्स एक्स है ही नहीं, तो महिला बांझ हो जाएगी और पूरी तरीके से महिलाओं के गुण भी नहीं पाए जाते। आगे समझ में, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम मतलब एक एक्स क्रोमोसोम्स महिलाओं में नहीं होता, और पुरुषों में अगर एक एक्स क्रोमोसोम्स अतिरिक्त हो जाए तो इसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। एक और हमने लिया है, ये डाउन सिंड्रोम होता है, जिसे ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। तो क्या ये 21वें गुणसूत्र को अलग करने में होने वाली विफलता के कारण होता है। जो 21वां गुणसूत्र है उसको अलग करने में जब विफल हो जाएगा, वो जुड़ जाएंगे, तो ये डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 हो जाता है। ओके, बस इतने ही 3 जरूरी है। अब हम आगे पढ़ेंगे वातावरण। वातावरण मतलब एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बहुत जरूरी है पढ़ना आपके लिए, और यहाँ से डायरेक्ट कई क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो अब हम देखते हैं वातावरण यानी एनवायरमेंट को। और वातावरण तो आपने पढ़ ही रखा होगा, क्योंकि अगर आप टेट निकाल के आए हो तो एनवायरमेंट का पूरा एक चैप्टर होता है। लेकिन यहाँ पे हमें पूरा एनवायरमेंट नहीं पढ़ना, ये हमें पढ़ना वातावरण जो बालक के आसपास मौजूद होता है, चाहे वो भौतिक वातावरण की बात की जा रही हो या फिर वो आपके सामाजिक वातावरण की बात की जा रही हो। तो चलिए हम वातावरण को भी इतने अच्छे से कंप्लीट करेंगे जैसे हमने आनुवांशिकता को किया है, उसी तरीके से वातावरण को करते हैं हम। देखो, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वही वातावरण है, और इसमें वे सभी तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं जो सामूहिक रूप से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। मतलब जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए वही वातावरण है, क्योंकि एनवायरमेंट शब्द जो है, जो एक चीज याद कर लिए, एनवायरनर जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, वहां से एनवायरमेंट शब्द बना, और वातावरण को पर्यावरण भी कहते हैं। चलो अभी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। रॉस का एक कथन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। काफी इंपोर्टेंट इनका स्टेटमेंट है ये, तो याद कर लो, कितना सरल है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। एनास्टासी का एक ये जो स्टेटमेंट है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। तो मतलब देखो, वातावरण व्यक्ति के जीन्स को तो प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तो माता पिता से आते हैं, वो तो बालक को घर में ही मिल जाते हैं जीन्स, जब बालक का जीवन शुरू हुआ तभी। लेकिन उसके बाद सभी चीजों को प्रभावित करती है वो वातावरण है, ठीक है। स्टेट नंबर 3 देखते हैं, वुडवर्थ का है,
वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ के समय से प्रभावित किया है। जीवन आरंभ करने के, यहाँ पे करने लिखो, जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया, वो सब वातावरण में चीजें आ जाते हैं। अब देखो बुड़वर्थ एक चीज बताते हैं, विकास जो डेवलपमेंट होता है बालक का, वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। क्या? जोड़ के समान ना होकर गुणनफल के समान होता है, ये चीज याद कर लो, ये पहले भी बता चुके हम इसी वीडियो में। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का ही गुणनफल होता है, ना कि एक का। ओके, आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वातावरण के कुछ प्रकार देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो वातावरण के क्या प्रकार होते हैं? एक होता आंतरिक वातावरण, एक होता बाह्य वातावरण। तो आंतरिक वातावरण तो वो हो गया जब गर्भावस्था का समय होता है, जब बालक माता के पेट में होता है उस समय का भाग, तो आंतरिक वातावरण है। बाह्य वातावरण मतलब बालक बाहर आ चुका है, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है भौतिक वातावरण, एक होता है सामाजिक वातावरण। अब भौतिक वातावरण क्या होता है इसको बताते हैं। भौतिक क्या है? ये सब चीजें हमारे आसपास की जलवायु, तापमान, हम जहाँ रहते हैं वो पहाड़ी एरिया, पठारी एरिया या रेगिस्तान का एरिया है, ठीक है। बारिश कैसी हो रही है, हम विषुवत रेखा पे रह रहे हैं या हम ध्रुवों पे रह रहे हैं, तो ये सब भौतिक वातावरण होता है। और सामाजिक वातावरण होता है ये समाज द्वारा निर्मित वातावरण, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ये कैसी सोच के हैं, कैसा उनका आर्थिक परिदृश्य, मतलब किस तरीके के वो हैं, कैसी सोच है, कैसी उनकी शिक्षा, कैसी संस्कृति या रहन सहन, ये सब सामाजिक वातावरण में आ जाता है। ये दो वातावरण होते हैं, भौतिक मतलब ये प्रकृति वाला, और सामाजिक मतलब मनुष्य निर्मित। आगे समझ में? तो सबसे पहले हम आंतरिक वातावरण को देख लेते हैं इसको। तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं। जन्म के पहले की अवस्था, जब बालक माता के पेट में रहता है, इसे अंतःकोशी वातावरण भी कहते हैं, ठीक है। बालक करीब 9 माह या 280 दिन माता के गर्भ में रहता है, तो यही आंतरिक वातावरण हो गया। आगे समझ में? ये जन्म से पहले की अवस्था, जब बालक माता के पेट में रहता है, इसे क्या अंतःकोशी वातावरण भी कहते हैं, और बालक करीब 9 महीना या 280 दिन माता के गर्भ में रहता है। आगे देखते हैं बाह्य वातावरण क्या कहलाता है। जन्म के बाद का वातावरण बाह्य वातावरण कहलाता। इसे दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। बाह्य वातावरण को दो वर्गों में, क्या ये इधर मैंने कर रखा, देखिए। पहला तो है भौतिक वातावरण, इसमें इसे प्राकृतिक वातावरण भी कहते हैं। भौतिक वातावरण को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वातावरण भी कहते हैं। इसमें जलवायु आ जाएगी, जो बच्चा जहाँ पे है वो जलवायु कैसी है वहाँ की, है टेम्परेचर कैसा, अत्यधिक सर्दी वाला है या अत्यधिक गर्मी वाला है, या उष्णकटिबंधीय है, किस तरीके का है, ये सब चीजें। तापमान, देखो तापमान पृथ्वी पे अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। इंग्लैंड में रहोगे तो वहाँ पे सर्दी हमेशा रहती है, और अगर आप जैसलमेर में जाओगे तो बहुत गर्मी पड़ती है, देख रहे हो ना। तो आ रहा होगा समझ में आपको बहुत अच्छे तरीके से कि क्या भौतिक वातावरण मतलब प्राकृतिक वातावरण, जहाँ पे जलवायु, तापमान, मौसम, धरातलीय स्थिति, मतलब धरातलीय स्थिति भी प्रभावित करती है। जैसे पहाड़ी एरिया होगा तो बच्चे अलग तरीके से वहाँ पे नाटे कद के बच्चे पैदा होते हैं। रेगिस्तान में चलने के लिए ऊँट का प्रयोग किया, मतलब धरातलीय स्थिति जहाँ बच्चा पैदा हुआ वहाँ की स्थिति कैसी है, रेगिस्तान है या फिर आपका पहाड़ पर्वत पठार है या फिर घाटियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। भौतिक व जलवायु कारक इसमें सम्मिलित किए जाते हैं भौतिक वातावरण में, बस समझ में आ गया होगा। अब हम सामाजिक वातावरण को देखते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक परिस्थितियां, रीति रिवाज, रहन सहन, बोलचाल, सोच विचार, संस्कृति आदि कारक आते हैं। तो सामाजिक वातावरण वही है जैसे मैंने बताया था, बालक के आसपास का समाज कैसा, वहां बच्चे जो हैं या जो बड़े लोग हैं वो किस सोच के हैं। जैसे आपने देखा होगा कई गांव हैं जहाँ पे गलत गलत चीजें जैसे दारू पीना, जुआ खेलना, तो वहां पे बच्चे भी उसी तरीके के बन जाते हैं, आया समझ में। और एक दूसरी सोसाइटी है, उस समाज अलग है जहाँ पे बच्चे और उनके माता पिता पढ़ाई की बात करते हैं, महत्वाकांक्षी आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कई लोग पायलट, कोई कुछ बड़ा बनना चाहता है, तो वहाँ से ऐसे बच्चे निकलते हैं। तो यही सामाजिक वातावरण है, ठीक है। तो आगे होगा समझ में। वातावरण मतलब एक आंतरिक होता है, बालक जब माता के पेट में रहता है उस टाइम का गर्भावस्था का समय, और बाह्य वातावरण भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। आ गया समझ में? आ गया होगा, 5-5 मिनट में सब समझ में आ जाता। फालतू में आप लोग तो टाइम वेस्ट करते रहते हो, 2-2, 3-3 दिन क्लास करते रहते हो एक ही टॉपिक पे, ऐसे नहीं। अब एक चीज देखो, जैविक कारकों के उत्तरदायी माता पिता होते हैं, जबकि सामाजिक कारकों का उत्तरदायी आसपास का वातावरण होता है, ठीक है। जैविक कारकों का उत्तरदायी तो माता पिता होंगे ही, क्योंकि आनुवांशिकता से उन्हें वो चीजें मिलती हैं बच्चों को। और सामाजिक जो कारक होते हैं उसका उत्तरदायी तो आसपास का वातावरण होता है, बालक के दोस्त कैसे हैं, बालक के आसपास के लोग कैसे, ये सब चीजें, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना क्या वंशानुक्रम है, ये कौन कहता है? जेम्स ड्रेवर कहते हैं, ठीक। और देखो, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है, और निम्न कोटि के माता पिता की संतान उच्च प्रतिभाशाली अगर हो जाती है तो क्या है? ये प्रत्यागमन का नियम है, ये
रिवीजन है उधर का, ठीक है। माता पिता की संतान उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, मतलब ये कह रहा है प्रतिभाशाली माता पिता है तो संतान निम्न कोटि की हो गई, और निम्न कोटि की माता पिता और उनकी संतान प्रतिभाशाली हो गई, तो क्या है, ये प्रत्यागमन का नियम है। ये नियम नंबर 3 है, क्या कहता है कि जब बालक बच्चे जो होते हैं माता पिता से बिल्कुल विपरीत विशेषताओं वाले होते हैं तो ये प्रत्यागमन का नियम लगता है। रूसो के शिक्षा संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं, तो ये एमिल नामक पुस्तक है, उसमें रूसो के जो भी विचार हैं वो मिलते हैं, या ऐसे भी कह सकते हो कि रूसो की पुस्तक का नाम एमिल है। वंशानुगत रोग क्या है, हीमोफीलिया और वर्णांधता। हीमोफीलिया क्या होता, ये हीमोफीलिया एक ऐसी चीज है जैसे अगर कोई व्यक्ति कट गया, ठीक है, तो उसका रक्त बंद नहीं होता, क्या रक्त बहना बंद नहीं होता, तो ये वंशानुगत रोग होता। और इसको देखो इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा लोग होते थे इंग्लैंड वगैरह के, तो वो बिल्कुल कुछ काम वगैरह करते नहीं थे, लेटे रहते थे, आराम करते थे बहुत ज्यादा, तो हीमोफीलिया हो जाता था, क्योंकि उनका रक्त जो है ये पतला हो जाता था, गाढ़ा नहीं होता था। और अगर रक्त पतला हो गया तो यकीन मानो फिर वो कट गया तो फिर बहता ही रहता, फिर वो बंद नहीं होता, यही हीमोफीलिया होता है। इससे विटामिन के और थ्रोम्बोफ्लाविन जो वगैरह होते हैं ये जो ऊपर जाल का निर्माण करते हैं वो नहीं करते, तब ये रक्त जो है ये बहता ही रहता। विटामिन के मुख्य भूमिका निभाता है रक्त को बंद करने में। अब वर्णांधता क्या होता है, वर्णांधता ऐसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग के बीच में अंतर नहीं कर पाता, जैसा लाल दिखेगा वैसा ही हरा दिखेगा, तो वर्णांधता ये रोग होता है। और इस रोग में क्या है कि कोई भी रेल का जैसे ट्रेन का लोको पायलट वगैरह नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसे सिग्नल में वो अंतर ही नहीं कर पाएगा लाल और ये आपका ग्रीन में। तो इस तरीके से वंशानुगत रोग होते हैं। हीमोफीलिया बता दिया मैंने, वर्णांधता भी बता दिया, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। वंशानुगत मतलब ये ऐसे रोग हैं जो माता पिता से मिल जाते हैं, माता पिता से जो जीन्स में ये चीजें आ जाती हैं, बीमारियां भी जीन्स में आ जाती हैं कई बार। लाल व हरा रंग में भेद ना कर पाना ये क्या होता है, ये वर्णांधता का लक्षण होता है, अभी मैंने बता ही दिया। वंशानुक्रम की इकाई क्या, जीन्स, मतलब वंशानुक्रम के जो लक्षण होते हैं वो किसके माध्यम से जाते हैं, जीन्स के माध्यम से जाते हैं। वंशानुगत सिद्धांत के समर्थक कौन थे, तो ये जो आपके आनुवांशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ये इस सिद्धांत के समर्थक थे। और इन्होंने अपना जो प्रतिपादन किया था, प्रयोग ये 1866 में किया था, मटर के पौधों पर किया था। इनका मतलब क्या कि प्रत्येक जाति अपने पूर्व यानी पुराने स्वरूप में वापस लौटने की कोशिश करती है। बाल विकास को मुख्य रूप से क्या प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम करता है और वातावरण करता है। इसलिए इस चैप्टर में हमने मुख्य रूप से इन्हीं चीजों का अध्ययन किया है, ठीक है। अब आगे देखो, संतानों में माता पिता से लक्षण कैसे आते हैं ये बताओ आप। तो संतानों में जो माता पिता से लक्षण आते हैं उनका कुछ क्रम ऐसा रहता कि 50% लक्षण करीब माता पिता के आते हैं, देखो 1/2 है, तो 50% माता पिता से मिलते हैं, बाकी 1/4 मतलब ये 25% जो है ये दादा दादी से आ रहे, कितने, दादा दादी से आ रहे। और 1/8 मतलब 12.5% ये आपके परदादा परदादी से आ रहे, इस तरीके से। और ये 1/16 1/32 मतलब ये 6% 3% जैसे भी चलते रहते हैं, वो अन्य पूर्वजों से भी मिलते हैं। तो देखा आपने, माता पिता से 50% के आसपास मिलते हैं, ये ऐसे लक्षण आते हैं। अब ये देखो, वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, इसे कौन सा दोष कहा जाता है, तो ये प्रोटीन दोष होता, क्या, प्रोटीन की वजह से ये दोष हो जाते हैं इसमें। आगे देखते हैं, विकासवादी सिद्धांत के ये देखो क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएंगे ऐसे। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है, ये लेमार्क हैं, और ये आपकी यूथ की बुक से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन जो हैं ये करा रहे यूथ की बुक से लिए गए। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है कैसे, शिक्षा द्वारा। जो नैतिक चरित्र है, आप बच्चे की जो मोरलिटी है, ठीक है, तो ये सब कहां से आता है, ये शिक्षा द्वारा चीजें होती हैं। वंशानुक्रम संबंधी कितने नियम है, 3 प्रमुख नियम है, समानता का, विभिन्नता का और प्रत्यागमन का। समानता मतलब जैसे माता पिता सेम टू सेम वैसे बालक। विभिन्नता मतलब जैसे माता पिता कुछ हट के उनसे बालक। प्रत्यागमन जैसे माता पिता उनके बिल्कुल अपोजिट बालक। लड़का लड़की होना निर्धारित कैसे होता है, नर के शुक्राणु पर, क्यों, क्योंकि नर के पास एक्स और वाई नाम के ये आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो नर क्रोमोसोम्स क्या है, एक्स वाई, और मादा एक्स एक्स। ये क्वेश्चन कई बार ये आ चुका है, ठीक है, उन्हीं चीजों करा रहे जो आ चुके हैं। भ्रूण में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46, देख सकते हो, मालूम में कितने आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, या इन्हें 23 जोड़ी ऐसे भी बोला जा सकता है। ओके, एक जोड़ी में 2 होते हैं तो 23 जोड़ी हो जाएंगे। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर किसके वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है, तो प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर देखो घर का, जैसे उसके घर में माहौल होगा उसी का उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव देखने को मिलता है। संतान को पिता से जीन प्राप्त होते कितने, 50%, मैंने बता ही दिया, माता पिता से। निषेचित अंडा क्या कहलाता है, ये भ्रूण कहलाता है। निषेचित अंडा मतलब ऐसा ओवम जो स्पर्म के मिल से निषेचित हो जाता है, तो ये भ्रूण कहलाता है। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्था होती हैं, ये 3 अवस्था होती हैं, ठीक है, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था, ये 3 अवस्था होती हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा, ये किसका कथन है, ये सुकरात का कथन है, इंपोर्टेंट है इसलिए आ सकता है, लिख दिया।
विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ये कहाँ पर उल्लेख किया, तो ये यजुर्वेद में उल्लेख किया गया। ओके, चलो ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि देखो बाल विकास को प्रभावित करने वाले है ना, वंशानुक्रम और वातावरण, इनको तो हमने करा ही दिया। बाकी इनको आप ऐसे याद कर लो, लिंग भी बालक को प्रभावित करता, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी करती हैं, बुद्धि भी प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष का बालक की बुद्धि अलग होगी, 3 वर्ष के बालक की बुद्धि अलग होती है ना, अलग अलग। चोट वोट लग जाए तो ये भी प्रभावित करेगी। पोषाहार मतलब खाने के लिए कैसा उसे आहार मिल रहा, प्रजाति क्या, प्रजाति मतलब जो बालक जहां रह रहा है उसकी नस्ल या प्रजाति क्या है। जहां देखो अगर बालक वहां रहेगा, मान लो अफ्रीकन के जंगलों में, तो अलग तरीके से उसका विकास होगा ना, प्रजाति अलग चीजें सोचती है, वो बंदर अंदर लंगूर अंगूर जो कुछ भी मिल जाए उनको मार के खा देते हैं, ये चीजें अलग है। और यहाँ पे अलग चीजें, तो ये प्रजाति का प्रभाव भी बालक के विकास पर पड़ता है। शुद्ध वायु मिल रही है, शुद्ध वातावरण है या नहीं। अगर वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो देखो सीधी सी बात है, अगर ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्ट्री कारखाने लगे तो बालक के जो ये इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम चलते नहीं हैं। भारत में ही ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे औसत आयु कितनी है मनुष्यों की, 50 साल से भी कम, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लगी हैं, केमिकल रिसा हवा वगैरह मिलते रहते हैं, तो ये लंग्स पे असर करती हैं, तो ये सब चीज़ें दिक्कत करती हैं। ठीक है, तो ये सब बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। और इसके अलावा और देखा जाए तो आर्थिक स्थिति भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। मतलब जहाँ बालक है उस परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। जो संपन्न परिवार होता है तो उसके देखो उसका शारीरिक विकास ही अलग होता है संपन्न परिवार का, तो फिर मानसिक विकास में भी अंतर आता ही आता है। जो अच्छी आर्थिक स्थिति का, तो उस बालक में या उस बच्चे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है, कहीं पे भी वो अड़ जाता है, कहीं पे भी कुछ भी बात करने लगता है, मतलब डरता नहीं है। और गरीब घर का बच्चा तो छोड़ो, बड़ा बूढ़ा आदमी भी हो जाए तो वो भी हर जगह से डर जाएगा ना। तो आर्थिक स्थिति भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। तो ये प्रमुख तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बाकी ये आप ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो मैं यही बता रहा हूँ कि आपको पढ़ाई करने का माध्यम चुन लेना चाहिए। अब आप इस लेवल पे आ चुके हो, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर 2 महीने भी खराब हो गए तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचता। ठीक है, बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो ये नंबर है, बाकी कोई भी कंसल्ट चाहिए तो व्हाट्सअप कर देना, बताने के लिए बिल्कुल आपको बताया जाएगा। ये नंबर है 8077335992। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। CTET के नोट्स मात्र 200 में और सुपर टेट के मात्र 300 में अवेलेबल है। थैंक यू।